ऊपर से नीचे तक बॉलीवुड में खलबली है क्योंकि ड्रग्स मामले में बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सुशांत की मौत में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कंगना की महाराष्ट्र सरकार से सीधी टक्कर और उसके बाद अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के आरोप, इन सब के बीच बॉलीवुड को पूरी तरीके से हिला चुका है ड्रग्स कनेक्शन। कितने नाम इसमें हैं जो सामने आ चुके हैं, कई नाम सामने आना बाकी हैं। इसकी पड़ताल आज भी जारी रहेगी। एनसीबी जया साहा समेत कई लोगों से पूछताछ करेगी। उधर रिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कंगना और बीएमसी विवाद पर भी हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके अलावा अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुशांत मामले से शुरू हुई ड्रग्स कनेक्शन की जांच में कई बड़े नाम आते जा रहे हैं। दीपिका के बाद दिया मिर्जा का नाम सामने आया है। सवाल यह है कि बॉलीवुड के और कितने दिग्गज इस दलदल में हैं। इसका जवाब जानने के लिए एनसीबी की बड़ी पड़ताल जारी है। एनसीबी आज भी कौन कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी। सुशांत की पूर्व मैनेजर इसमें शामिल है, जया साहा। साथ ही लगातार दूसरे दिन क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी पूछताछ की जाएगी। क्वान कंपनी के डायरेक्टर और फिल्म निर्माता मधु मंटेना भी एनसीबी उनसे पूछताछ 11 बजे करेगी। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। दीपिका ड्रग्स मामले में एक अहम सबूत हाथ लगा है। मुंबई के कोको नाइट क्लब की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दीपिका 2017 में 28 अक्टूबर की रात गई थी। इसी पार्टी को लेकर दीपिका ने करिश्मा से बात की थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से माल के बारे में पूछ रही थी। कहीं ना कहीं जो बातें चैट से सामने आ रही हैं कि आपके पास में चरस है या गांजा है, ये बातचीत साफ होने के बाद में कि अमित नाम का शख्स आपको ये जो ड्रग्स ला कर देगा और उसके बाद में तय वक्त पर इस कोको क्लब जो कि मुंबई के लोअर परेल में कमला मिल्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उस क्लब में वहां पर वो पहुंच जाती हैं। तो कम से कम जो चैट्स हैं वो तो सही साबित हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एनसीबी का अगला एक्शन क्या होगा। क्या एनसीबी दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाएगी? और अगर दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन के सबूतों में सच्चाई निकलती है तो क्या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जाएगा? दीपिका अब तक के इस ड्रग्स स्कैंडल का सबसे बड़ा चेहरा है, जिनका नाम सामने आने के बाद कई और बड़े नामों से भी पर्दा उठ सकता है। एनसीबी के पास दीपिका से पूछताछ की एक लंबी लिस्ट है, जिसका जवाब वो जानना चाहती है। आज तक के हाथ दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ साल 2017 का एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें माल यानी ड्रग्स की बात की जा रही है। ड्रग्स को लेकर यह बातचीत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दीपिका को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका का नाम सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा की मैनेजर करिश्मा की चैट से सामने आई। दीपिका की ड्रग्स चैट की भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ एनसीबी गेस्ट हाउस से जुड़ गए हैं। आशुतोष, 4 बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए हैं, जल्द इन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा, लेकिन क्या किसी रणनीति के तहत एनसीबी धीरे धीरे करके एक एक करके इन नामों को उजागर कर रही है ताकि इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए? क्या है रणनीति, क्या वजह है इसके पीछे? नेहा, ये सारे जो नाम सामने आए हैं ये बेहद रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, ए लिस्टर सेलिब्रिटी हैं, और जब आप इन तक पहुंच बनाते हैं तो आपका केस मजबूत होना चाहिए। और अगर इसको ऐसे समझना हो तो आप रिया केस को समझ लीजिए कि कैसे रिया तक एनसीबी का शिकंजा कसा। उन्होंने पेडलर्स को पकड़ा,
ये एस्टेब्लिश किया केस में कि पेडलर्स के जरिए ड्रग्स कैसे इन सितारों तक पहुंचा। अभी तक तो जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें व्हाट्सएप चैट है जो एक टेक्निकल एविडेंस है। फिर इनके बयानों को एनसीबी आधार बना रही है 67A के तहत, सीआरपीसी के तहत, कि एनडीपीएस एक्ट में ये जो बयान है ये कोर्ट में मान्य होते हैं, एडमिसिबल एक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जिन पेडलर से धरपकड़ हुई है उनके बयानों के आधार पर सम्मन भेजा जाएगा और तमाम जो बयान हैं उनमें यह भी देखा जाएगा कि क्या ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट है, क्या ये सिर्फ कंजम्पशन है या फिर फैसिलिटेशन है, यानी कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में धारा 27A लग जाती है जिसकी वजह से ये 10 साल सजा वाले प्रावधान के कानून है जिसमें जमानत तक मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये नाम तमाम अब कड़ियां जोड़ रही हैं क्योंकि ये जो पूरा मकर जाल है ड्रग्स का बॉलीवुड में, एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। यहां तक तो अभी शुरुआत है क्योंकि हम जो समझ रहे हैं, एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत, अभी तो बहुत सारी बड़ी मछलियां इस शिकंजे से दूर हैं जिनका नाम सामने आना बाकी है। तो एनसीबी की रणनीति दरअसल ये है कि पहले कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश किया जाए, टेक्निकल एविडेंस हैं उनको मजबूत किया जाए और साथ ही बयानों के आधार पर केस इतना मजबूत हो कि जब उन्हें सम्मन भेजा जाए या गिरफ्तारी की नौबत आए तो कोई भी एनसीबी के शिकंजे से बच ना सके। नेहा। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, लगातार क्वान कंपनी के सीईओ से पूछताछ की जा रही है, जया साहा से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन ये जो 4 बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं इनको कब तक समन भेजा जाएगा, इस बारे में क्या जानकारी है? दूसरा सवाल आपसे ये, क्योंकि अभी तक सिर्फ टेक्निकल एविडेंस हासिल हुए यानी कि व्हाट्सएप चैट्स और बयान है, सीजर हुआ नहीं है, ऐसे में बड़ा मामला नहीं बनता है। जी देखिए नेहा, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि इन अभिनेत्रियों को कब समन किया जाएगा, देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा रोल आया है वो कौन इंटरनेशनल का है। सुशांत मामले की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि जया शाह ने रिया चक्रवर्ती को सीबीडी ऑयल के बारे में बात की थी, लेकिन जब आगे की पड़ताल एनसीबी ने शुरू की तो पता चला कि ये तो भले से ही टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हो लेकिन ड्रग मैनेजमेंट का काम भी ये कर रही थी। बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिनको ये ड्रग्स भी मुहैया कराते थे। तो सबसे पहले जो एनसीबी है वो कौन इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोगों का बयान दर्ज करना चाहती है, इसीलिए आज जो सीईओ हैं ध्रुव, उसके अलावा जया शाह और इसके अलावा जो तीसरी एम्प्लॉय है उनको समन किया गया है, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। मधु मंटेना को भी आज बुलाया गया है जो कि उसमें डायरेक्टर है। सीधा पूछा जाएगा कि आप ड्रग्स क्यों मुहैया करा रहे थे, ये तो आपकी सर्विस में नहीं आता है। दूसरा इसमें जो आपने सवाल पूछा है कि भले से ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, लेकिन देखिए शुरुआती दौर की जांच में किसी को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसे चैट है जिसको आप झुठला नहीं पाएंगे, आप ही के फोन से ये रिकवर हुआ है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ये बात साफ हो जाती है कि ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के कर्ता धर्ता तक पहुंच गई है। दरअसल ज्यादातर ड्रग चैट्स में सामने आए नाम जया साहा और करिश्मा दोनों ही क्वान कंपनी की मैनेजर हैं। रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुलप्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर, दीपिका पादुकोण और अब दिया मिर्जा। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुई बॉलीवुड ड्रग्स एंगल की जांच रिया से दिया तक पहुंच चुकी है। रिया और शोविक के अलावा पकड़ में आए तमाम ड्रग पैडलर से पूछताछ में बॉलीवुड के अंदर दबी ड्रग्स की गहरी धुंध बाहर निकलने लगी है। एनसीबी के पास इनमें से ज्यादातर नामों के कुछ न कुछ सुराग हैं, किसी की ड्रग्स चैट तो किसी के खिलाफ पावना के बोटमैन की गवाही। ड्रग्स गैंग की पोल खोलने वाले रिया और शोविक तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बाकी बड़े नामों तक एनसीबी कब और कैसे पहुंचेगी ये सिर्फ एनसीबी को ही पता है। सूत्रों का दावा है कि बारी बारी से इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर के व्हाट्सएप चैट जया शाह के साथ जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है वो तो सामने आ चुका है, लेकिन
ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके ड्रग्स को लेकर चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने है और वो सभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। लेकिन सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबोटा से पूछताछ करना चाहती है। उसके बाद आने वाले दिनों में दूसरे सितारों का नंबर आएगा। हालांकि बाकी बड़े नाम अभी तक खुद पर लगे आरोपों को लेकर खामोश हैं, लेकिन दिया मिर्जा ने आरोपों को नकारने में देर नहीं लगाई। सूत्रों के मुताबिक 2 ड्रग पैडलर्स अनुज केसवानी और अंकुश ने एनसीबी को दिया का नाम बताया है। आरोप है कि दिया मिर्जा की मैनेजर उन्हें ड्रग्स पहुंचाती थी और ये मैनेजर कोई और नहीं बल्कि अनुज की गर्लफ्रेंड है। लेकिन दिया कह रही है कि सब बेबुनियाद है। मैं इस खबर को सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि ये गलत, निराधार और गलत इरादों के साथ किया जा रहा है। इस तरह की गलत रिपोर्टिंग से मेरी प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ता है। ये मेरे करियर को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिसे मैंने सालों की मेहनत से बनाया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी न तो ड्रग्स खरीदी हैं और न ही इसका सेवन किया है। मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। मेरे साथ खड़े लोगों का धन्यवाद। ड्रग कनेक्शन में अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं, उनका संबंध किसी न किसी रूप में जया साहा से जरूर है। इसी वजह से एनसीबी लगातार जया साहा से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी ने उससे व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछताछ की। सवाल जवाब के दौरान कई अहम जानकारियां हाथ लगीं। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने एनसीबी को बताया कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल ऑनलाइन मंगाया। नम्रता शिरोडकर के चैट को लेकर कहा कि चैट तो उसके हैं पर कुछ याद नहीं। साथ ही सुशांत, रिया, फिल्म निर्माता मधु मांटेना वर्मा और खुद के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगाने की बात जया ने कबूली है। जया शाह के कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के से चैट्स मिले हैं और कई बातचीत मिली है जिसमें वो सीबीडी ऑयल, जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन कंपनी जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हैं, क्या ये लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रही थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज क्वान के एक मालिकों में से एक मधु मोंटीना को एनसीबी ने तलब किया है। मोंटीना के अलावा डायरेक्टर ध्रुव से कल भी पूछताछ हो चुकी है और आज भी होगी। साथ ही जया साहा आज भी एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देंगी। माना जा रहा है कि एनसीबी तीनों को आमने सामने बिठाकर सच की परतें खोलेगी। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष भी हैं। सबसे पहले मुनीश, आपका रुख करेंगे। जया साहा से लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि उनके ही व्हाट्सएप चैट से कई बड़े नाम उजागर हुए हैं। लेकिन क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव का क्या इसमें रोल है, करिश्मा का क्या रोल सामने आया है, और तीनों को जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तब क्या एस्टैब्लिश किया जाएगा? क्या ये लोग इस पूरे नेक्सस में एक दूसरे से भी जुड़े हुए थे या अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर ये काम कर रहे थे? जी देखिए, इसमें जो ध्रुव हैं वो कंपनी के सीईओ हैं, यानी कि जो कोई भी उस कंपनी के लिए काम कर रहा है सीधा उनको रिपोर्ट करता है। ऐसे में 2 उनके एम्प्लॉय हैं, जया शाह और इसके अलावा जो दूसरी एम्प्लॉय करिश्मा, जिन्होंने लगातार जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए टैलेंट मैनेजमेंट का काम करते करते उनके लिए ड्रग मैनेजमेंट का काम किया है, यानी कि उनको ड्रग मुहैया कराया। ऐसे में आज जब पूछताछ होगी, और कल की जो पूछताछ हुई थी, ध्रुव से यही पूछा गया कि क्या आपको जानकारी थी कि आपके अंडर में काम करने वाले, आपकी कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो ड्रग्स मुहैया कराते हैं सेलिब्रिटीज को। जया शाह जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो कौन कंपनी में पिछले 1 दशक से जुड़ी हुई हैं। वो उसमें पार्टनर भी हो चुकी हैं, यानी कि कितनी सीनियर एम्प्लॉय हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर तो कई बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको वो डायरेक्टली मैनेज करती हैं, और करिश्मा जो है उनके अंडर में काम करती हैं। जिस चैट की बात यहाँ पे की जा रही है दीपिका पादुकोण के, उस चैट में
जो जया शाह है वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी, यानी कि उनको भी इस बारे में जानकारी थी कि दीपिका और करिश्मा के बीच में ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। ऐसे में यह भी सवाल कल किया गया कि उनको क्या इस बारे में जानकारी थी कि करिश्मा ड्रग्स मुहैया करा रही है। अगर जानकारी थी तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर तो जया शाह खुद ही फंसती नजर आ रही हैं, क्योंकि सुशांत मामले में देखा गया कि वो रिया चक्रवर्ती को CBD ऑयल मुहैया करा रही थी, और इसके अलावा नम्रता शिरोडकर से लेकर तो श्रद्धा कपूर, इसके अलावा जो तीसरी इसमें दीपिका पादुकोण जो सबसे बड़ा नाम अभी तक सामने आया है, इन तीनों के तार जया शाह से जुड़े हैं और करिश्मा से जुड़े हैं। और इसीलिए ध्रुव और जया शाह इन दोनों से आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी कि ये लोग कंपनी को कैसे चला रहे थे, ड्रग्स कैसे मुहैया करा रहे थे, और जया शाह ड्रग्स खरीदती किससे थी। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मनीष आशुतोष हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज NCB की लिस्ट में पूछताछ के मद्देनजर कौन कौन है, किससे किससे और कब पूछताछ की जाएगी? 3 नाम जो सबसे अहम है इस पूरे मामले में, क्योंकि कैसे एक PR कंपनी, एक टैलेंट कंपनी सितारों का न सिर्फ काम देखती है, बिजनेस देखती है, बल्कि ये बनाए रखने के लिए कि क्लाइंट बना रहे, क्या उन तक ड्रग्स भी मुहैया कराती थी, पेडलर्स कौन थे, कहां से आता था, इन सब की पड़ताल के लिए जो क्वाड कम्युनिकेशन उसके 3 बड़े चेहरे रेडार पर हैं, उन्हीं से पूछताछ होनी है। लेकिन नेहा, एक अहम बात यह है कि आज दरअसल जिस तरह से मुंबई का मिजाज बिगड़ा है, मौसम में बिगड़ा है, हो सकता है NCB आज की पूछताछ को कल तक के लिए टाल दे, तो ये महज 24 घंटे की राहत होगी। लेकिन पूछताछ तो होनी है, क्योंकि शिकंजा जिस तरह कस रहा है और 48 घंटे बाद भी दीपिका पादुकोण की चुप्पी सामने आ रही है, जाहिर है कई सारे लोग इस समय ये सोच रहे होंगे, बॉलीवुड के वो नामी गिरामी चेहरे, कि NCB की लिस्ट से अगला नाम किसका निकलेगा। तो आशुतोष, लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि रिया और शौविक चक्रवर्ती ये दोनों भाई बहन ड्रग्स मामले में इस वक्त जेल में हैं, और जेल में 15 दिन बीत चुके हैं। एक एक दिन काटना इनके लिए मुश्किल है, लिहाजा दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। आज उस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पंद्रह दिनों से जेल में गुजर रहे हैं रिया के दिन। अब आज जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ड्रग्स मामले में रिया शोविक को गिरफ्तारी के बाद राहत नहीं मिली है। पहले अदालत ने दोनों को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था, और अब स्पेशल NDPS कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी हिरासत की समय सीमा। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ रिया और शोविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत की हिरासत बढ़ते ही दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर कर दी, ताकि जल्द से जल्द वे दोनों जेल से बाहर आ सकें। तो क्या आज रिया और शोविक को अदालत से मोहलत मिलेगी? जमानत याचिका पर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए इंतजार करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट आज उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाला है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे के बाद NCB ने पहले शोविक को गिरफ्तार किया। 5 सितंबर को ही शोविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई थी। उसके 3 दिन बाद यानी 8 सितंबर को रिया का भी नंबर आ गया। ड्रग्स मामले में रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, व्हाट्सएप चैट सामने आए और कुछ आरोपियों के कबूलनामे में भी रिया का नाम सामने आया, तो मुश्किलें बढ़ती गईं। NCB की पूछताछ में शोविक ने भी कबूल किया था कि वो सुशांत के घर ड्रग्स की सप्लाई करता था। वो भी कबूला कि सुशांत के घर बैग में चरस की सप्लाई होती थी। शोविक ने यह भी बताया था कि एक बार गांजे के लिए रिया ने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए थे। साथ ही ये भी बताया कि रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाए थे। सोमवार को क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की जया साहा से NCB पूछताछ कर रही है। आज तीसरा दिन है। उसी जया साहा के साथ रिया के व्हाट्सएप चैट भी सामने आए थे, जिसमें दोनों सुशांत को लेकर ड्रग्स पर बात कर रही थी। 25 नवंबर 2019 को जया साहा ने रिया को मैसेज लिखा था, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। ऐसे खुलासे के बाद ही रिया पर शिकंजा कसता गया। जब रिया का NCB अधिकारियों से आमना सामना हुआ तो उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। शोविक का इकबाल या बयान भी सामने है।
उसके तो ड्रग्स पैडलर से संबंधों का खुलासा भी हो चुका है। इन तमाम खुलासों के बाद अब नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि वहां रिया और शोविक के वकील कौन सी दलील देते हैं और क्या फैसला होता है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं, मुनीश भी हैं। आशुतोष, आज बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शौविक दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि इन्हें जमानत मिल जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा अगर समझने के लिए दांव समझें तो एनडीपीएस की धारा 27 है, क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान 10 साल से ज्यादा है। गंभीर आरोप है, ऐसे में जमानत मिलना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। और इसको आप ऐसे देखिए कि सबसे पहले जो लोकल कोर्ट थी उसने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। उसके बाद जब सत्र न्यायालय जो एनडीपीएस विशेष कोर्ट है उसने 14 दिन की न्यायिक अवधि में भेजा। कल फिर जब न्यायिक अवधि बढ़ गई है तो उनके जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हम जो समझ रहे हैं कि सतीश मान शिंदे हाईकोर्ट से ये दरअसल दरखास्त लगाएंगे कि देखिए, इनके पास सीजर कुछ हुआ नहीं है, जो पूछताछ एनसीबी को करनी थी वो ये कर चुके हैं। जो हमारे मुवक्किल हैं जिसमें रिया और शौविक हैं, ये जांच में सहयोग करेंगे, इसलिए इन्हें जमानत दी जाए। दूसरी तरफ जो एनसीबी है वो अपनी कड़ियों में दरअसल हमें जो जानकारी है कि वो शौविक चक्रवर्ती के रिमांड चाहते हैं। रिमांड इसलिए क्योंकि शौविक की चैट में ही कई सारे नाम सामने आए थे, जिनको कड़ियां जोड़ते हुए ही वो कौन कम्युनिकेशन और तमाम दूसरे सारे नाम सामने आए हैं। तो एनसीबी कहीं न कहीं जमानत याचिका का विरोध करेगी, ये कहते हुए कि मामला गंभीर है। और आपको फिर बताएं कि ये पूरा मामला किसी एक हत्या आत्महत्या से जुड़ा नहीं है। एनसीबी लगातार कह रही है कि हम तो पूरे ड्रग सिंडिकेट की जांच कर रहे हैं, जो मुंबई से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। और ऐसे में वो सबसे प्रमुख अपराधी जिनके ऊपर शिकंजा कसा था, जो सबसे बड़े आरोपी थे, जिसमें ड्रग फैसिलिटेशन भी शामिल है, उन्हें जमानत न मिल जाए। तो इन्हीं दोनों दलीलों तर्कों पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और ये देखना होगा कि उस सुनवाई में एनसीबी और ऐसा कैसा पक्ष रखती है ताकि वो जमानत का विरोध कर सके। साथ ही सतीश मान शिंदे क्या दलीलें और तर्क सामने लाएंगे जिससे वो रिया और शौविक के लिए जमानत मांग सके। नेहा। मुनीश, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे आज सुनवाई शुरू होगी? जी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 11:30 बजे का वक्त है, जबकि जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज का दिन आर्गुमेंट्स होंगे, यानी कि सतीश मान शिंदे जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, वो अपनी दलीलों को देंगे कि इस मामले में जो जांच है, जो पूछताछ है रिया चक्रवर्ती से, वो पूरी हो चुकी है। और पिछले 14 दिन से जब से वो जुडिशियल कस्टडी में है, एक बार भी उनसे जो एनसीबी है उन्होंने पूछताछ नहीं की है। लेकिन वही एनसीबी ने भी अपनी तैयारी पूरी की हुई है। उनका कहना है कि अभी मामले की जांच शुरुआती दौर में है। बॉलीवुड जो है उसको पूरी तरह से खंगालना है। रिया चक्रवर्ती के कई कनेक्शन सामने आए हैं, कई पेडलर उसके बाद भी अरेस्ट हुए हैं, तो इस वजह से उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं वो काफी कॉन्फिडेंट हैं। उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाए। नया आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पायल घोष ने मुंबई के वर्सोवा थाने में अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अनुराग के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस के एक्शन का इंतजार है। तो उसका चरित्र जो है मैंने वही बताया अभी, उसका जो कैरेक्टर मेरे तरफ था वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं। आखिरकार पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पायल की शिकायत पर मुंबई के वारसोवा थाने में अनुराग के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दर्ज शिकायत के मुताबिक अनुराग कश्यप पर धारा 376 यानी बलात्कार, धारा 354 यानी महिला की मर्यादा भंग करना, धारा 341 यानी किसी को गलत तरीके से रोकना, धारा 342 यानी किसी को बंधक बनाने के आरोप हैं। पुलिस ने पायल घोष का बयान भी दर्ज कर लिया है। अनुराग कश्यप के खिलाफ उनके साथ जो रेप जो हुआ था, रेप की घटना के बारे में, और उनको जो मोलेस्ट किया गया था, उसको घर में एक कैद किया गया था, उसके बारे में उनके बारे में शिकायत अभी दर्ज करने के बाद एफआईआर हुआ है, बाकायदा एफआईआर हुआ है और धारा 376 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। और इसके बाद अभी पुलिस अभी आगे तफ्तीश करेगी। पायल एक दिन पहले यानी सोमवार की शाम ओशिवारा थाने पहुंची थी।
लेकिन महिला पुलिस अधिकारी के मौजूद न होने की वजह से शिकायत दर्ज नहीं की जा सकी थी। हालांकि ये मामला 6 साल पुराना है। तो उसका चरित्र जो है मैंने वही बताया। अभी उसका जो कैरेक्टर मेरे तरफ था, अभी पता नहीं दूसरे के तरफ, वो जो मुझे बोला, जैसे जैसे मुझे बोला और जैसे मुझे अप्रोच किया और मेरे साथ जो किया, मैंने सिर्फ वही बोला। पायल घोष के आरोप लगाने के बाद अनुराग कश्यप के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। जिन पर ये आया इल्जाम, आश्चर्य की बात ये है कि जितने भी मी टू के झंडा वाहक थे वो सब इस समय कह रहे हैं देखिए मी टू का मिसयूज ना होने पाए। ड्रग में कोई यदि पकड़ा जा रहा है तो आप उसके पक्ष में हैं। मी टू में चूंकि आपके दल का कोई पकड़ा जा रहा है तो आप उसके पक्ष में। तो भाई ये कभी तो अब ये समय है सत्य के संग खड़े होइए और देश के संग खड़े होइए। वक्त बदल गया है और थोड़ा सा होश में आइए। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ। इसी बीच हुमा कुरैशी ने पायल के आरोपों को खारिज किया है। हुमा ने कहा, अनुराग और मैंने एक साथ आखिरी बार 2012-13 में काम किया था। वो मेरे काफी अच्छे दोस्त और बेहतरीन डायरेक्टर हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ना तो उन्होंने मेरे साथ और ना ही किसी दूसरे के साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया है। दरअसल पायल घोष ने अनुराग पर आरोप लगाने के लिए 3 दूसरी हीरोइनों का नाम भी घसीटा था। और फिर जब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो उन्होंने बताया कुछ मतलब उनके एक्ट्रेसेस के नाम जिनको उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने बताया दिस एवरीबडी इज वेरी गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा। और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। पायल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत तो दर्ज करवा दी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात मुंबई की, जहां पर कई इलाकों में जोरदार बारिश से जलभराव हुआ है। मुंबई में देर रात भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव देखा जा रहा है। लोअर परेल, किंग सर्कल, लोखंडवाला, अंधेरी में सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गई हैं। अंधेरी सबवे भी जलमग्न हो गया है, लिहाजा उसे बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन पर आवाजाही ठप है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश के बाद जल जमाव को देखते हुए बीएमसी ने 1 दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है। ये जाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर जब मुंबई में इस तरह का जल जमाव होता है तब यूं ही ट्रैफिक की रफ्तार थम जाती है। ऐसी ही एक सड़क की ये तस्वीर। आज फिर एक बार मुंबई बरसात की चपेट में है। दक्षिण मुंबई समेत पश्चिम मुंबई, हार्बर लाइन, हर जगह रेल यातायात तक सस्पेंड करनी पड़ी है। लेकिन दक्षिण मुंबई में हालात क्या आपको दिखाएं। बीती रात से जो लगातार बरसात हो रही है, ये फोर्ट का इलाका है दक्षिण मुंबई का। आप देख रहे हैं कि कैसे शहर की रफ्तार कुछ थम गई है। निचले इलाकों का तो छोड़िए, पूरी मुंबई आज लगभग जलमग्न है। यहाँ पर एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता देखिए, ये जो आ रहा अवतार सिंह बेदी चौक है, यहाँ से जो दूसरा रास्ता आ रहा है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, जल जमाव है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं 360 डिग्री घूमने की कोशिश करूं तो मुंबई में आज या तो ट्रैफिक जाम दिखेगा या फिर जलमग्न मुंबई दिखाई देगी। लगातार बरसात में फिलहाल दरअसल आलम यह है कि अभी बरसात में कहीं राहत मिलने वाली है नहीं। रात भर बरसात होती रही, इसमें हम खड़े हैं, अभी भी हल्की फुल्की बरसात हो रही है। तो इस बरसात के चलते लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, ट्रैफिक जाम, जल जमाव। और बड़ी बात यह है कि रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि इस बीच बीएमसी ने कहा है कि आज जो लोग हैं वो घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। इस छुट्टी का दिन भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन अभी 2-3 दिन बरसात रहेगी और असर जनजीवन पर पड़ता रहेगा। फिलहाल दक्षिण मुंबई में पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। बतौर बिहार डीजीपी अपने तेवर दिखाने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। उनका कार्यकाल अगले साल फरवरी तक था, लेकिन उससे पहले उन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनकी जगह एसके सिंघल को बिहार डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। माना यह जा रहा है कि वीआरएस लेने के बाद अब वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तलाश तो लेंगे हम, जब साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा हम छोड़ेंगे थोड़े। पहले बिहार पुलिस के मुखिया के रूप में तेवर दिखाए। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है।
उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। अब सियासत में भी तेवर दिखाने की तैयारी है। किसी को मुंबई पुलिस पर इतना ही घमंड है तो 50 दिन में क्या किया मुंबई पुलिस ने, ये बताया ना देश को। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सुर्खियों में रहे बिहार के पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे का अब नया अंदाज दिख सकता है। गुप्तेश्वर पांडे ने राज्य के डीजीपी पद से समय से पहले ही सेवानिवृत्त ले लिया है। मंगलवार को राज्यपाल ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। ऐसे में जब उनकी नई भूमिका नजर आ सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सियासी बिसात पर शहमात की चाल चलने वाले हैं। आज तक जो चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है, लेकिन जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो मैं ये कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी है? ये तो कोई पाप है नहीं। अपनी वीआरएस के फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट कर कल ऐलान किया कि वो 23 सितंबर को यानी आज शाम 6 बजे अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी कहानी बताएंगे। गुप्तेश्वर पांडे की पहचान उग्र तेवर और बेबाकी के लिए होती रही है। हाल के दिनों में सुशांत की मौत को लेकर वो बिहार सरकार का चेहरा बन गए। तीखे अंदाज में नीतीश सरकार का पक्ष रखा तो मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर सवाल भी उठाए। इस रहस्यमय मौत के 50 दिन तक जो जांच चली उसमें क्या आपने तीर मार लिया? किस नतीजे पर पहुंचे? उसको रहस्यमय बनाते जा रहे हैं, पूरे देश में सनसनी फैलाते जा रहे हैं, हमको अनुसंधान करने नहीं देते। हमारे अफसर जाते हैं वहां टेम्पो पर घूमते हैं। इन तेवर की बदौलत ही बात संजय राउत वर्सेस गुप्तेश्वर पांडे की होने लगी, लेकिन उन्होंने हर कदम नाप तौल कर रखा और हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया तो रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे को तंज करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस के अनुरोध पर 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सहमति ठीक वैसी ही है जैसे कि बिहार सरकार ने रिया का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने में दिखाया और केंद्र सरकार ने उस पर मुहर लगाई। ये जस्टिस ऑफ एसएसआर नहीं, जस्टिस फॉर गुप्तेश्वर पांडे है। सत्यमेव जयते। गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में भी वीआरएस लिया था। तब उन्होंने अपने गृह जिला बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी। बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब टिकट नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने दोबारा पुलिस सेवा में लौटने का फैसला किया। नीतीश सरकार ने 2019 में ही उन्हें डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। 1987 के बैच के आईपीएस अफसर गुप्तेश्वर पांडे की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। हाल ही में उन पर एक म्यूजिक वीडियो का टीजर भी लॉन्च हुआ है, जिसमें उन्हें रॉबिन हुड के रूप में दिखाया गया है। इंतजार है शाम 6 बजे का, जब गुप्तेश्वर पांडे नई भूमिका पर तस्वीर साफ कर देंगे। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।